Hello friends, welcome to my channel JB and CIB Made Simple. So today we are going to discuss about our new topic on EVM which is based on unit number 13 that is based on sampling method. तो हम लोग सैम्पलिंग मेथड को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले के यूनिट्स को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, जिसमें आप जाकर उसमें थ्योरी पोर्शन और एमसीक्यूज पोर्शन को कवर कर सकते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में, आज के चैप्टर में क्या क्या टॉपिक को हमें पढ़ना है आइए ज़रा देखते हैं। इंट्रोडक्शन हमें देखना है, उसके बाद हम लोग रैंडम सैम्पलिंग के बारे में समझेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। फर्दर हम लोग सैम्पलिंग समझेंगे नॉर्मल पॉपुलेशन से कैसे किया जाता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे, उस थ्योरम को समझेंगे क्या कहता है ये थ्योरम, और लास्ट में हम लोग फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर को समझेंगे। तो कुल मिलाकर ये 6 टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग बारीकी से समझेंगे एक एक करके। उसके अलावा दोस्तों एक टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग भी है जो कि हमें समझना है, इसे भी हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि है अपना इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में दोस्तों हमें ये समझना है कि जो हमारे पास एक टर्म होगा, दो टर्म होगा जो बार बार रिपीट होगा। पहला टर्म है दोस्तों पॉपुलेशन, और दूसरा टर्म है हमारे पास वो है सैंपल। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये पॉपुलेशन और सैंपल में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों पॉपुलेशन की जहाँ तक बात करें तो हम लोग बात कर रहे होते हैं होल ग्रुप की। व्हेन यू टॉक अबाउट पॉपुलेशन वी टॉक अबाउट होल ग्रुप। लेकिन यदि सैंपल की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग ग्रुप के पार्ट की बात कर रहे होते हैं, पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो ये एक डिफरेंस है। पॉपुलेशन मतलब होल ग्रुप और सैंपल मतलब पार्ट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पॉपुलेशन के अंदर हम लोग ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी है, जिसके बारे में जानकारी हमें चाहिए, ग्रुप वी वांट टू नो अबाउट। ठीक है, लेकिन जब यहाँ तक बात है सैंपल की, तो सैंपल के बारे में हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो उसके बारे में हमें होता है ग्रुप वी डू नो अबाउट। मतलब जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में जानकारी है तो वो सैंपल होता है, और जिसके बारे में जानकारी चाहिए तो वो पॉपुलेशन होता है। तीसरा पॉइंट है डिफरेंस का, कि जो पॉपुलेशन होता है दोस्तों उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कहते हैं पैरामीटर। उसे क्या कहते हैं हम लोग, पैरामीटर। और जो सैंपल होता है दोस्तों उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों ये दो वर्ड है जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे, एक है पैरामीटर और एक है स्टैटिस्टिक्स। तो पैरामीटर किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉपुलेशन का। आप ऐसे याद कर सकते हो, पॉपुलेशन का पहला अल्फाबेट पी है, उसी तरह पैरामीटर का भी पहला अल्फाबेट पी है। सिमिलरली सैम्पलिंग में बात करो, सैम्पलिंग का पहला अल्फाबेट एस है, उसी तरह स्टैटिस्टिक्स में पहला अल्फाबेट क्या है, एस है। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि जो हमारा पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है, पॉपुलेशन का जो पैरामीटर होता है वो अननोन होता है। वो क्या होता है दोस्तों, अननोन होता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स का जो पैरामीटर होता है वो हमेशा नोन होता है। सॉरी, सैंपल का जो पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स होता है दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज नोन। तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्या होता है, नोन होता है, और पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है, हमारा अननोन होता है। दोस्तों उसके अलावा एक और पॉइंट है, पैरामीटर जो होता है वो फिक्स्ड होता है। पैरामीटर क्या होता है दोस्तों, फिक्स होता है। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या होता है दोस्तों, वो चेंज होता है सैंपल के साथ। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है बेसिक डिफरेंस पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में, जिसको आपको ध्यान में रखना है। पॉपुलेशन मतलब होल ग्रुप, सैंपल मतलब पार्ट ऑफ द ग्रुप। पॉपुलेशन मतलब ग्रुप वी वांट टू नो अबाउट, सैंपल मतलब ग्रुप वी डू नो अबाउट। पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है पैरामीटर, सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिस्टिक्स। पैरामीटर अननोन होता है, पैरामीटर फिक्स होता है, जबकि स्टैटिस्टिक्स हमेशा नोन होता है। और स्टैटिस्टिक्स जो है वो सैंपल के साथ क्या होता है, चेंज करता है। दोस्तों आपको मैं पॉपुलेशन और सैंपल के बीच का एक बेसिक डिफरेंस एक डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ। ये डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग लोग हैं। कुछ लोग ब्लू ड्रेस पहने हुए हैं, कुछ लोग ग्रीन ड्रेस पहने हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हो ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। उससे हम लोगों ने एक सैंपल को कलेक्ट किया। सैंपल बेसिकली एक सबसेट है। यदि पॉपुलेशन हमारा एक सेट है तो सैंपल बेसिकली क्या है दोस्तों, सैंपल बेसिकली एक सबसेट है, आप देख सकते हो। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम लोग जरा नोटेशन को देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं इस चैप्टर में, वो जरा वो उससे हम लोग रूबरू होते हैं। तो दोस्तों हेडिंग देते हैं स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स नोटेशन एंड सिंबल। स्टैटिस्टिक्स नोटेशन एंड सिंबल। तो दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट, इधर हम लोग लिखते हैं सैंपल और इधर लिखते हैं हम लोग पॉपुलेशन।
तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग मीन की बात करते हैं। मीन आपको पता है क्या होता है? मीन मतलब एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? तो आपके पास जो भी डाटाज हैं सभी को ऐड कर लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ डाटा से, तो आपको मीन मिल जाएगा। जहाँ तक बात है सैंपल की, तो सैंपल का जो मीन होता है वो एक्स बार होता है, और पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये सिंबल है हमारा, ठीक है। जहाँ तक बात है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब दोस्तों ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट इट दिस पॉइंट लेटर। आई विल लेट यू नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इट। फॉर द टाइम बीइंग वी आर जस्ट स्टडिंग दिस नोटेशन। तो जहाँ तक बात है नोटेशन की, तो मीन जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको एस से डिनोट करते हैं, और पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। चलिए इसके बाद एक और टर्म है साइज। तो दोस्तों पॉपुलेशन का साइज को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और सैंपल के साइज को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो ये कुल मिलाकर 3 स्टैटिस्टिक्स के नोटेशन है या सिंबल है जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो हम लोग अब सैम्पलिंग समझ चुके हैं, सैम्पलिंग में क्या होता है बेसिकली। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग सैम्पलिंग में करते क्या है। हम एक सैंपल को लेते हैं, उससे डाटा को कलेक्ट करते हैं सैंपल से, और फिर उसको होल डाटा के लिए रिजल्ट को जनरलाइज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीज़ हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब जरा हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कितने तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सैम्पलिंग को यदि क्लासिफाई किया जाए तो बेसिकली ब्रॉड वे में से दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और दोस्तों दूसरा पार्ट है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जहाँ तक बात है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, तो इसे फर्दर आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, थर्ड है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, और दोस्तों फोर्थ है हमारा क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को आप पहले ब्रॉड लेवल पे दो पार्ट में डिवाइड करोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। और भी इसकी क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करूंगा अपने मैकमिलन बुक के अनुसार। अपने मैकमिलन बुक में यही 4 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, इसके बारे में हम लोग आगे आगे डिटेल डिस्कशन करते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहला सैम्पलिंग के साथ, जो कि है अपना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आइए जरा समझते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो दोस्तों कहीं कहीं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को आप जजमेंट सैम आप रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हो। इसे आप क्या कहते हो दोस्तों? कहीं कहीं आप इसे रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हो। तो चाहे आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलो या आप रैंडम सैम्पलिंग बोलो, बात बराबर है। तो दोस्तों देखिए होता क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं सभी के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। सो एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी के सिलेक्शन के चांस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि बात करें हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, इफ यू टॉक अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सिलेक्शन जो होता है वो सेलेक्टिव जजमेंट के बेसिस पे होता है। सो देखिए दोस्तों, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट। किसका सब्जेक्टिव जजमेंट? तो रिसर्चर का। जो रिसर्चर है उनका सब्जेक्टिव जजमेंट क्या है, ठीक है, तो वो उस बेसिस पे हमारा नॉन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मैं एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बायस सैम्पलिंग। दोस्तों बायस सैम्पलिंग क्या होता है? बायस सैम्पलिंग एक ऐसा सैम्पलिंग है जिसमें सैंपल को इस तरह ड्रॉ किया गया है कि एक या एक से ज़्यादा पार्ट पॉपुलेशन का फेवर होता है दूसरे से। मतलब हमारा जो
हमारा हमारा जो सैंपल का जो एक पार्ट है वो ज़्यादा फेवरेबल है कंपेयर टू अदर पार्ट, तो ये हमारा होता है बाय सैम्पलिंग। आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इस बाय सैम्पलिंग का। मान लीजिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट डिबेट कर रही है वुमेन्स बिल पे, और आपको कहा गया कि आप एक ओपिनियन सर्वे कंडक्ट करो, क्योंकि वुमेन जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है इस बिल के द्वारा। तो आपने क्या किया कि आपने केवल और केवल अलग अलग सिटीज़ में जाके वुमेन से इंटरव्यू लिया, ठीक है, टाउन में गए, रूरल एरिया में गए, वहाँ पे जितने भी वुमेन थे उससे आपने इंटरव्यू लिया, और उस बेसिस पे आपने एक रिपोर्ट तैयार किया, और आपने ये कहा कि 95% जो महिलाएं हैं वो रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन पार्लियामेंट में के फेवरेबल में है। तो दोस्तों ये आपका बायस सैम्पलिंग हुआ, क्यों? क्योंकि आपने केवल वुमेन से ही प्रतिक्रिया ली, आपने मेन से प्रतिक्रिया नहीं ली, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है वो फेवर्ड है टुवर्ड अ पार्टिकुलर सैंपल, है ना, तो इसीलिए हम लोग इसे बायस सैम्पलिंग कहते हैं। चलिए ये चीज क्लियर हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है बेसिक डिफरेंस। मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें हर एक का सिलेक्शन होने का चांस इक्वल होता है, लेकिन इसमें क्या है कि रिसर्चर अपने जजमेंट बेसिस पे डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पे इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, ये आपको क्लियर रखना है। हम लोग हमारा जो चैप्टर है इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को ही डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जितने भी सैंपल्स हैं सभी के सिलेक्शन का चांस क्या है, बराबर है, इक्वल है। चलिए तो सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो फर्स्ट टाइप इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो दोस्तों देखते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, यदि मान लीजिए कि इसका डेफिनेशन होता है अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ साइज एन, साइज कितना है इसका, एन है, ठीक है, इज अ सैंपल चूजन बाय अ मेथड इन विच ईच कलेक्शन ऑफ n population item, each collection of n population item is equally likely to comprise the sample। तो दोस्तों देखिए क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो लॉटरी के बराबर है। किसके बराबर है? लॉटरी के बराबर। देखिए ऐसा है, मान लीजिए कि 10,000 लॉटरी टिकट है, कितना है, 10,000 टिकट है लॉटरी का, ठीक है, और उसको बेचा गया, उसमें से 5 ठू को ड्रॉ किया गया, 5 ड्रॉन, 10,000 टिकट को बेचा गया और 5 टिकट को ड्रॉ किया गया। तो दोस्तों हर एक 5 टिकट का जो कलेक्शन होगा, ठीक है, उसको वो क्या है, इक्वली लाइकली है कि वो 5 के ग्रुप को कोई शो करेगा। तो ये जो लॉटरी टिकट है, ठीक है, 10,000 टिकट है, उसमें 5 को हमने ड्रॉ किया, तो ये बेसिक एग्जाम्पल है किसका, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का, ठीक है दोस्तों। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो एनालॉगस है किससे, लॉटरी से एनालॉगस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का दो पार्ट है, एक है विथ रिप्लेसमेंट और एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ रिप्लेसमेंट का, और मैं आपको समझाता हूं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है। तो दोस्तों देखिए सिंपल सी भाषा है, मैं आपको कम समय में समझाने का प्रयास करता हूं एक एग्जाम्पल के द्वारा। ये एग्जाम्पल आप देखिए, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग बात करते हैं रिप्लेसमेंट का। देखिए बेसिकली हमारे पास पॉपुलेशन है 10 आइटम्स है हमारे पास, ठीक है, उसमें से हम लोगों ने एक आइटम को सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग ये पॉपुलेशन है और एक सैंपल है, ये यूनिट 1 है। यूनिट 2 में हम लोगों ने क्या किया कि जो सैंपल को हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, जो आइटम को सेलेक्ट किया था, उसे दोबारा प्लेस कर दिया और एक दूसरा आइटम लिया, ठीक है। फिर यूनिट 3 में क्या किया हम लोगों ने, जो आइटम को हम लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट किया था तो दोबारा रिप्लेस कर दिया और एक नया आइटम लिया, और फिर से यूनिट 4 में क्या किया, फिर से एक नया आइटम लिया। तो दोस्तों आप मार्बल है, ये मान लीजिए कि आइटम क्या है हमारा, मार्बल है। तो जब आप फर्स्ट मार्बल को सैम्पलिंग कर रहे थे तो हर एक मार्बल का सिलेक्शन का चांस बराबर था, और वो चांस कितना होगा, 0.1 होगा। पता है ना 0.1 कैसे होगा? देखिए सिंपल है, 0.1 कैसे होगा, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना दोस्तों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो दोस्तों इस केस में जब हमारे पास 10 मार्बल है,
ठीक है। जब हमारे पास 10 मार्बल है तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 10 है, और फेवरेबल आउटकम कितना है, हम लोग एक ही सेलेक्ट कर रहे हैं ना, 1/10, इसलिए 1/10 कितना होता है, 0.1। आपको समझ में है 0.1 कहाँ से आया, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जब हम लोगों ने पहला मार्बल सेलेक्ट किया तो 0.1 चांस था एक मार्बल के सिलेक्शन का, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि जब आपने सेकंड मार्बल सेलेक्ट किया, अभी भी 0.1 चांस ही है सैम्पलिंग का। तो आप देख सकते हो जितना बार आप करोगे, तीसरा बार करोगे फिर भी 0.1 है, चौथा बार करोगे फिर भी 0.1 है। तो जब जितना बार आप यूनिट को सैंपल कर रहे हो, सभी यूनिट के पास सिमिलर चांस है सैंपल का, तो इसी का मतलब होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मैं आपको डेफिनेशन बताया था ना, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि आपके पास इक्वली लाइकली है सैंपल को कंप्राइज करने के लिए, ठीक है। तो आप चाहे पहली बार करो, चाहे दूसरी बार करो, चाहे तीसरी बार करो, चाहे चौथी बार करो, आपका जो चांस होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, वो 0.1 ही रहेगा, ठीक है। हर एक मार्बल का पॉइंट चांस कितना रहेगा, 0.1 रहेगा। ये है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो दोस्तों विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या मतलब हुआ कि हम जो मार्बल को ड्रॉ कर रहे हैं उसे रिप्लेस नहीं करेंगे, यही मतलब हुआ ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एक मार्बल सेलेक्ट किया, तो उसमें तो चांस 0.1 का रहेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन अब हमने इसे रिप्लेस नहीं किया। अब बताइए आप कितना मार्बल बचा इसके अंदर, 9 मार्बल बचा, ठीक है। तो दोस्तों अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो 9 रह जाएंगे और एक होगा तो 1/9 बचेगा ना। जो दूसरा ड्रॉ है हमारा, उसमें जो प्रोबेबिलिटी है एक यूनिट के ड्रॉ होने का, वो है 1/9। 1/9 को आप 0.11 भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, 0.11। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले पहले केस में जो था चांस था 0.1 और दूसरे केस में जो चांस है वो 0.11 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिप्लेसमेंट क्या किया है, नहीं किया, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है ये। तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। उसके बाद दोस्तों ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गया, विद रिप्लेसमेंट क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं दोस्तों, कैसे हम लोग रैंडम सैम्पलिंग को करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, रैंडम सैम्पलिंग को करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसे हम लोग फॉलो करते हैं। आइए जरा वो स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम लोग पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। व्हाट वी डू, वी डिफाइन द पॉपुलेशन। फर्स्ट वी डिफाइन पॉपुलेशन, पहले हम लोग पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल साइज को डिसाइड करते हैं। सैंपल साइज को डिसाइड करते हैं कि हमारा सैंपल साइज जो है वो कितना बड़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों तीसरा स्टेप क्या है कि हम लोग अपने सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। चौथा स्टेप में क्या करते हैं दोस्तों, अपने सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेप है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं किसी भी रैंडम सैम्पलिंग को परफॉर्म करने के लिए। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, जो कि सेकंड टाइप ऑफ सैम्पलिंग है। तो आइए जरा देखते हैं ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, इट इज़ अ सेलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेट शेड्यूल और प्लान। तो इसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। इट इज सेलेक्शन ऑफ सैंपल from a population as per a set schedule और प्लान। तो हमारे पास एक शेड्यूल है, हमारे पास एक प्लान है जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, अपने पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब मैं इसका एग्जांपल आपको समझाता हूँ, जरा ये एग्जांपल देखिए आप, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बेसिकली यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन है जो कि आप देख सकते हैं ब्राउन कलर में मैंने यहाँ पे शो किया है। और हम क्या कर रहे हैं कि हर एक थर्ड आइटम को सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए तो हर एक तीसरा आइटम को सेलेक्ट किया जा रहा है ना, और ये यही सिलेक्शन को हम लोग सिस्टमेटिक सिलेक्शन कहते हैं। सो वी आर सेलेक्टिंग एवरी थर्ड आइटम एंड इन दिस केस एवरी थर्ड आइटम इज सिस्टमेटिकली सेलेक्टेड। इस प्रकार से हमें क्या मिल रहा है, सैंपल मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कैसे पॉपुलेशन से हम लोग सैंपल जनरेट कर रहे हैं, और इस तरह के सैंपलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सैंपलिंग कहते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं दोस्तों, मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बताता हूं। आप एग्जांपल ले लो कि मान लीजिए कि 2000 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, 2000 स्टूडेंट्स हैं। 2000 स्टूडेंट्स आर देयर एट हाई स्कूल, ठीक है।
हाई स्कूल में 2000 स्टूडेंट है और एक रिसर्चर है जो कि क्या चाह रहा है कि हर एक 100 स्टूडेंट का सैंपल चाहिए उसे, 100 स्टूडेंट का सैंपल चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने स्टूडेंट को स्टूडेंट का लिस्ट बना दिया और आपने ये कहा हर एक 20th जो स्टूडेंट होगा, जो 20वां स्टूडेंट रहेगा उसे मैं अपने सैंपल में सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आपका एक सेट शेड्यूल हुआ कि नहीं हुआ, आपका प्लान हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 तो 20वां जो पहला बच्चा आएगा वो आपके सैंपल का हिस्सा होगा, फिर 40वां जो बच्चा आएगा वो आपके सैंपल का हिस्सा होगा, फिर 60th जो बच्चा आएगा वो आपके सैंपल का हिस्सा होगा। तो आपने एक शेड्यूल बना लिया, आपने एक प्लान बना लिया कि जो भी 20वां 20th जो भी नंबर रहेगा वो हमारे सैंपल का पार्ट होगा। तो इसे ही हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग। तो दोस्तों ये उम्मीद है ये दो एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब जरा डिफरेंस को जरा देखते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या था कि हर एक इंडिविजुअल का सिलेक्शन होने का चांस रैंडम था, इक्वल था, है ना, रैंडमली सेलेक्ट करते थे। लेकिन सिस्टमेटिक में क्या है कि हमको हमारे पास एक क्राइटेरिया है, इस बेसिस पे हम लोग पॉपुलेशन को सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा। जो थर्ड टाइप है हमारा सैम्पलिंग का, ठीक है दोस्तों, वो है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। आइए जरा देखते हैं कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का क्या मतलब है। तो जरा देखते हैं कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का क्या मतलब है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वी क्लब आइटम्स ऑफ होल पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप called strata based on their similar characteristics। ठीक है, एंड देन samples from each strata are taken। देखिए क्या हो रहा है समझिए, हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो आइटम्स हैं उसे हम लोग अलग अलग ग्रुप में क्लब कर रहे हैं और उस ग्रुप का नाम दिया गया क्या, स्ट्रेटा। और स्ट्रेटा किस बेसिस पे क्लब कर रहे हैं, बेस्ड ऑन देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दोस्तों कीवर्ड है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कीवर्ड है। कैसे कीवर्ड है मैं आपको आगे बताता हूँ। और फिर क्या करते हैं कि सैंपल फ्रॉम इच स्ट्रेटा आर टेकन, हर एक स्ट्रेटा से सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो स्टेप है, पॉपुलेशन से आप पहले स्ट्रेटा बना रहे हैं और फिर स्ट्रेटा से आप सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। आपको मैं इसका एग्जांपल से एक पिक्टोरियल डायग्राम से इसी को क्लियर करता हूँ। जरा देखिए दोस्तों इस डायग्राम को आप देखिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला केस में हमारे पास इंटायर पॉपुलेशन है, ये देखिए इंटायर पॉपुलेशन है ना, इसमें हमारे पास ग्रीन कलर के ये फिर आपके स्काई ब्लू कलर के और ये ग्रे कलर के लोग हैं यहाँ पे। उसमें से उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर स्ट्रेटा को डिफाइन किया। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो दोस्तों उनका कलर ही तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी कि जितने भी ग्रीन कलर के लोग हैं उसको हम लोगों ने स्ट्रेटम नंबर 1 नाम दे दिया, जितने भी ग्रे कलर के लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने स्ट्रेटम नंबर 2 नाम दे दिया, और जितने भी स्काई ब्लू कलर के लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने स्ट्रेटम नंबर 3 नाम दे दिया। तो आप समझ रहे हो ना कि आखिर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है दोस्तों। तो जब भी हम लोग स्ट्रेटा को बनाएंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि जो भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें ही लेना है। ठीक है, अब आपने सेकंड स्टेप, आपने पहला स्टेप कर लिया, आपने स्ट्रेटम नंबर 1, स्ट्रेटम नंबर 2 और स्ट्रेटम नंबर 3 को डिफाइन कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको सैंपल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने गोल गोल देख रहे हैं ना, तो हर एक स्ट्रेटम से आप लोग, मैंने क्या किया कि दो दो आइटम को लिया और फिर बना हमारा सैंपल डाटा। आपको समझ में आया कि कैसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग काम करता है। तो दोस्तों बुक में इतना अच्छे से पिक्टोरियल डायग्राम नहीं दिया हुआ है, इसलिए समझने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मैं आपके सामने पिक्टोरियल डायग्राम लेकर आ रहा हूँ। यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, चलिए, इस पीडीएफ के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का एडवांटेज क्या है कि जब उसे आप लोग प्रॉपर्ली डिज़ाइन करोगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली आपके पॉपुलेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट एडवांटेज है। आप जो चीज़ आप देख सकते हो दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है वो है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, एक एक पॉइंट को हमें क्लियर करते चलना है। तो हम लोग लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग।
दोस्तों क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, द इंटायर पॉपुलेशन is divided into clusters and the sample is chosen एट रैंडम। देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग क्लस्टर में डिवाइड कर रहे हैं और सैंपल को रैंडमली चूज कर रहे हैं। आइए मैं आपको फिर से एक पिक्टोरियल एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूजिंग ए पिक्टोरियल एग्जांपल। ये देखिए हमने क्या किया कि जो इंटायर पॉपुलेशन था उसको हम लोगों ने क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे कोई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं है। देखिए क्लस्टर नंबर 1 देखिए, एक हमारे पास ब्लू भी है, ग्रीन भी है। क्लस्टर 2 देखिए रेड है, वॉयलेट है। क्लस्टर 3 देखिए रेड है और अपना क्या है, आप देख सकते हो ग्रीन है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इंटायर पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड कर दिया और उसमें से सैंपल को चूज किया, रैंडमली चूज किया, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है चूज करने का। यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब। अब दोस्तों उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ क्लस्टर सैम्पलिंग का। मान लीजिए कि एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है कि फार्मर्स वो जो है पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उसके बारे में। तो उन्होंने क्लस्टर सैम्पलिंग लिया अलग अलग काउंटीज में। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें क्लियर करना है, वो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग के बीच का डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और एक तरफ हम लोग लिखते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। तो आइए दोस्तों जरा इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्लियर करते हैं। तो जहाँ तक बात है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का, तो पॉपुलेशन को हम लोग क्या करते हैं, सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन को, यहाँ पे भी पॉपुलेशन को हम लोग अलग अलग, यहाँ पे देखिए फ्यू सब ग्रुप है, कम सब ग्रुप है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ठीक है, अंतर है, यहाँ पे फ्यू है, यहाँ पे मेनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है, होमोजेनिटी है। होमोजेनिटी विद इन सब ग्रुप, मतलब एक सब ग्रुप के अंदर क्या है, होमोजेनिटी है। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है, हेट्रोजेनिटी है। हेट्रोजेनिटी समझ रहे होंगे आप, मतलब कि होमोजेनिटी मतलब कि सेम तरह के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के, लेकिन हेट्रोजेनिटी क्या है, डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के। हेट्रोजेनिटी विद इन सब ग्रुप। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि हाँ, विद इन सब ग्रुप यहाँ पे होमोजेनिटी है, लेकिन बिटवीन सब ग्रुप यहाँ हेट्रोजेनिटी है। अंदर समझिएगा, हेट्रोजेनिटी बिटवीन सब ग्रुप और यहाँ पे क्या है, होमोजेनिटी बिटवीन सब ग्रुप। दोस्तों अब मैं आपको इसके एग्जांपल समझाता हूँ। आप इस डायग्राम को देखिए तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए इस डायग्राम को, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजिटेबल का कलेक्शन है। तो अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स हैं। पहला के बात करते हैं हम लोग स्टाटा के बारे में। स्टाटा में आपको मैंने क्या बताया कि जब भी जो भी स्टाटा होता है, वो एक स्टाटा के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे सब के सिमिलर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे। तो आप देखिए तो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल है वो एक स्टाटा बना लिए, जितने भी येलो वेजिटेबल है वो एक स्टाटा बना लिए, जितने भी रेड वेजिटेबल है उनका एक स्टाटा बन गया, और जितने भी ऑरेंज वेजिटेबल है उनका एक स्टाटा बन गया। तो जो भी सिमिलर, तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि होमोजेनिटी विद इन सब ग्रुप, यानी सब ग्रुप के बीच में स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, होमोजेनिटी होता है, लेकिन दो सब ग्रुप के बीच में हेट्रोजेनिटी रहता है। जैसे ये एक सब ग्रुप है और ये एक सब ग्रुप है, दोनों में हेट्रोजेनस है ना, एक देखिए तो ग्रीन है और दूसरा देखिए तो आपका येलो है। ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए क्लस्टर सैम्पलिंग में। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या हो रहा है दोस्तों, क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या कर रहे हैं कि हर एक क्लस्टर में एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक ऑरेंज कलर का, ठीक है, कलेक्ट कर रहे हैं, और एक ब्राउन कलर का। तो ये हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग है। और आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि आप एक सब ग्रुप उठा लो और एक दूसरा सब ग्रुप उठा लो, तो दो सब ग्रुप के बीच में होमोजेनिटी है, लेकिन एक सब ग्रुप के अंदर हेट्रोजेनिटी है। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है चीज़ों को समझने के लिए।
तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या अंतर है, क्लियर हो गया। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में और हमारा जो सेकेंड सैम्पलिंग था हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है वो भी आपको क्लियर हो गया। तो आप कभी नहीं भूलेंगे यदि आप चीज़ों को समझते चल रहे हैं तो। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है अपना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिगार्डिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन आप कहा जाता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों देखिए क्या है, आपको पता है कि सैंपल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो उस स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं सिंपल भाषा में। आइए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज़ को, जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है उसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर कुछ सेट हैं स्कोर्स के, किसके सेट हैं, स्कोर्स के। तो स्कोर का सेट मान लेते हैं है हमारा 5, 6, 7, 8 और 9। ये क्या है, स्कोर का एक सेट है, ठीक है। और इसका मीन क्या है, इसका मीन कितना होगा बताइए, इसका मीन है 7, ठीक है। इसका मीन कितना है दोस्तों, 7। और मैंने आपको क्या बताया था, पॉपुलेशन के मीन को कैसे रिप्रेजेंट करता है, याद है, म्यू, ठीक है। तो म्यू कितना है दोस्तों, 7। ओके, वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉपुलेशन से हम लोग अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ सैंपल को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक सैंपल में क्या होगा, 3 स्कोर होगा। हर एक सैंपल में कितना स्कोर होगा, 3 स्कोर होगा, जो कि पॉपुलेशन का सबसेट होगा। आइए हम लोग करते हैं, हम लोग एक 3 सैंपल को ड्रॉ करते हैं। तो एक है हमारा सैंपल नंबर ए, एक है हमारा सैंपल नंबर बी और एक है हमारा सैंपल नंबर सी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पॉपुलेशन से 3 सैंपल को ड्रॉ कर रहे हैं और हर एक सैंपल में 3 हमारा सबसेट होगा। तो दोस्तों सैंपल नंबर ए में हम क्या कर रहे हैं, 5, 6 और 7 को ले रहे हैं। सैंपल नंबर बी में क्या कर रहे हैं हम लोग, 5, 8 और 8 को ले रहे हैं। और सैंपल नंबर सी में क्या कर रहे हैं हम लोग, 7, 8 और 5 को ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 3 सैंपल हो गया। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसका मीन निकाल रहे हैं। तो आप जरा 5, 6 और 7 का मीन निकालिए तो कितना मिलेगा, 6। 5, 8 और 8 का मीन निकालिए कितना मिलेगा, 7। और 7, 8 और 5 का मीन निकालिए तो कितना मिलेगा, 6.66। तो बेसिकली ये 6, 7, 6.67 ये सब क्या है, ये है दोस्तों हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ मीन, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अब दोस्तों सैंपल ए की बात करें, सैंपल ए में क्या क्या स्कोर है, 5, 6 और 7 है, तो उसका मीन कितना निकला, 6 निकला। सैंपल बी में बात करें, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर क्या है, स्टैटिस्टिक्स का एक वैल्यूज है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर पा रहे हैं। तो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू है वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑब्जर्व हो रहा है, उसे ही हम लोग कहते हैं हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है मीन का 6, 7 और 6.66, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो दोस्तों देखिए, डेविएशन का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मीनिंग है कि आप नॉर्मल से कितना दूर हो, हाउ फार फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से आप कितना दूर हो। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हुआ हाउ स्प्रेड आउट नंबर आर। तो जो भी नंबर है वो कितना स्प्रेड है, वो कहलाते हैं हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका सिंबल है
सिंबल तो मैंने आपको बताया ही था, सिंबल है सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है सिग्मा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब आप पूछेंगे वेरिएंस क्या होता है, तो दोस्तों वेरिएंस के बारे में आपको बताता हूँ। वेरिएंस का फुल फॉर्म, वेरिएंस का डेफिनेशन है द एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंसेस फ्रॉम मीन, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या करें, क्या क्या स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या है कि आप मीन निकाल लीजिए, ठीक है। मीन क्या होता है, एवरेज होता है। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि हर एक नंबर के लिए मीन से सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट द मीन, ठीक है, और स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो आपको वेरिएंस निकल जाएगा। तो अभी मैं आपको एग्जांपल इससे समझाता हूँ दोस्तों। और तीसरा स्टेप में क्या करना है कि उसका एवरेज निकाल लीजिए, जो स्क्वायर डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये तीन स्टेप है, पहला मीन निकालना, उसके बाद मीन से सेपरेट करना, और फिर उसका एवरेज निकालना, इसको स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पॉइंट क्या है ये से समझिए आप, ठीक है। मान लीजिए कि डाटा जो है वो सैंपल है। डाटा क्या है, डाटा क्या हो सकता है, डाटा यदि मान लीजिए कि सैंपल है, सैंपल करने का मतलब क्या हुआ, एक सिलेक्शन है बिगर पॉपुलेशन का, ठीक है। तो कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। तो कैलकुलेशन क्या में क्या चेंज आता है, तो उस केस में क्या है कि यदि पॉपुलेशन रहता है, ठीक है, यदि मान लीजिए कि डाटा आपका पॉपुलेशन, यदि डाटा आपका सैंपल है तो उसे आप लोग n-1 से डिवाइड करोगे जब वेरिएंस निकालोगे तो। और यदि डाटा आपका पॉपुलेशन का है तो उसमें उस केस में n से डिवाइड करना है। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना है। डाटा यदि सैंपल का है तो n-1 से डिवाइड करोगे जब वेरिएंस निकालोगे, और डाटा यदि पॉपुलेशन का है तो n से डिवाइड करोगे जब वेरिएंस निकालोगे। और बाकी अदर कैलकुलेशन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों, ये सब स्टेप जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर नंबर, नंबर क्या क्या है, 75, 83, 96, 100, 121 एंड 125। तो हमारे पास ये सभी नंबर्स दिए गए हैं। इसका हमको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सबसे पहले क्या 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 करना है हमें, सबसे पहले मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे, तो 75 प्लस 83 प्लस 96 प्लस 100 प्लस 121 प्लस 125, इसको जोड़ के क्या कीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 100। उसके बाद क्या करना है, सबका डिफरेंस निकालना है, वेरिएंस निकालने के सबका डिफरेंस निकालना है मीन के साथ। तो क्या कीजिए आप देखिए, 75 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 83 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 96 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 121 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 125 माइनस 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये दे देगा 1996, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया, ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम लोग n से डिवाइड करेंगे। तो जो स्क्वायर्ड मीन आया है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे n से, n कितना है हमारा 6, तो 1 और 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वेरिएंस। वेरिएंस कितना मिलेगा, वेरिएंस मिल जाएगा 332.66। और मैंने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा सिग्मा होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 332.66, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18.2। तो ये मेथड है हमारा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए। यदि यहाँ पे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो आप n-1 से डिवाइड करते, यानी 5 से डिवाइड करते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि 5 से क्यों किया गया, तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया, वेरिएंस देख लिया। हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड एरर। देखिए स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन में अंतर है। स्टैंडर्ड एरर क्या बताता है, स्टैंडर्ड एरर बताता है इट रिप्रेजेंट हाउ वेल
हाउ विल द सैंपल मीन अप्रॉक्सीमेट द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें ये बताता है कि हमारे पास देखिए एक सैंपल का मीन होता है और एक पॉपुलेशन का मीन होता है। तो सैंपल का मीन जो है पॉपुलेशन के मीन से कितना नज़दीक है, कितना अप्रॉक्सीमेट है, तो ये बताता है कौन, हमें स्टैंडर्ड एरर बताता है। ठीक है, तो जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ही हमारा स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, आप खुद सोचिए ना, यदि बड़ा सैंपल है, ठीक है, तो बड़ा सैंपल है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, द लार्जर द सैंपल the smaller the standard error। अब इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे हम लोग स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है कि आप क्या कीजिए कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ एन से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एन से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो यदि ये सैंपल है, यदि ये सैंपल का है तो n-1 से डिवाइड कर लीजिए। तो जैसा सिचुएशन रहे वैसा आपको करना है, यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा अपॉन रूट एन। ठीक है, सिग्मा अपॉन रूट एन। यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एन क्या है, पॉपुलेशन साइज। ठीक है, और यदि सैंपल का है तो n-1 से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। इसे लेकर सॉल्व ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ टेस्ट वाज गिवन टू क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट एंड द टेस्ट रिजल्ट आर 12, 55, 74, 79 एंड 90। आपको बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है और स्टैंडर्ड एरर कितना है। इसे आप एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि नॉर्मल पॉपुलेशन का सैम्पलिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग हमारा क्लियर है। सो लेट्स सी। और दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम लोग ने स्टैंडर्ड एरर देखा, स्टैंडर्ड एरर का सिंबल भी होता है दोस्तों। आप देखेंगे स्टैंडर्ड एरर का सिंबल बुक में दे रखा है सिग्मा एक्स बार। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर का सिंबल बुक में क्या दे रखा है, सिग्मा एक्स बार। तो सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला हमने क्या देखा, सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन। ठीक है, देखिए इसमें इस फॉर्मूले का एक लिमिटेशन है। इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं इन्फानाइट पॉपुलेशन के लिए। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पॉपुलेशन में का साइज इन्फानाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन के साइज के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि पॉपुलेशन का साइज यदि फाइनाइट हो, तब इसमें फॉर्मूले में कुछ चेंजेस किए जाते हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी मान के चलिए कि इस फॉर्मूले का लिमिटेशन क्या है। दिस फॉर्मूला इज हैज लिमिटेशन दैट वी एज्यूम दैट आवर पॉपुलेशन इज ऑफ इनफाइनाइट साइज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सैम्पलिंग फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। तो हमारे पास यदि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल मतलब आपको पता है बेल शेप कर्व बनता है, तो उस केस में सैम्पलिंग कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। आपके ये एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए इस एग्जांपल से चीज़ें क्लियर होंगी आपको। क्या है इस एग्जांपल में कि हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन है 5 यंग बॉयज़ का। यंग बॉयज़ कौन कौन है, ए बी सी डी ई, और उनके लिए हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है उनके हाइट का। तो देखिए इस टेबल में हम लोगों ने बॉय लिखा है, हाइट लिखा है, ए का हाइट 160 है, बी का हाइट 162 है, सी का हाइट 164 है, डी का हाइट 170 है, और ई का हाइट 156 है। अब हमने क्या किया कि इसमें से सैंपल साइज 3 साइज का लिया, मतलब 3 बॉय को सेलेक्ट किया हर एक सैंपल में से। ठीक है, तो आप बताइए आपके पास यदि 5 आइटम्स हैं, उसमें से 3 को सेलेक्ट करना है, तो कितने तरह से आप 5 में से 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 5C3 वे में, यानी कि 10 तरीके से। तो हम लोगों ने यहाँ पे वही कर रहे हैं कि 5 में से 3 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं और एक सैंपल बना रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ जो है सैंपल है, ये तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था। अब सैंपल देखिए, पहला सैंपल में ABC है, दूसरा में ABD है, तीसरा में ABE है। तो कुल मिलाकर 10 पॉसिबल परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है इसके। तो आप देख सकते हो कि पहला में 160, 162, 164, दूसरा में भी आप देख सकते हो, उसी तरह 10 में देख सकते हो। अब हमने क्या किया कि इंडिविजुअली हर एक सैंपल का मीन निकाल लिया।
तो आप देखो पहला वाले सैंपल का मीन 162, दूसरा का 164, तीसरा का 159.33, इसी तरह सबका हम लोगों ने मीन निकाल लिया। अब दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया कि पॉपुलेशन का मीन निकाला। तो पॉपुलेशन का मीन कैसे निकलेगा, तो 160, 162, 164, 170 और 156 इन सभी को जोड़ दीजिए और 5 से भागा दे दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 162.40। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये जो सैंपल्स हैं उसका मीन निकाला, तो वो भी आपको कितना मिला 162.40। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रिजल्ट ये आ रहा है दोस्तों कि सैंपल का जो मीन होता है और जो पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो बराबर होता है जब भी हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज करते हैं। इसे नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे हम लोग बार बार यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या क्या रिजल्ट आ रहा है कि द मीन ऑफ सैंपल इज सेम एज मीन ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन कब, व्हेन वी यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो जब भी हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करेंगे तो पॉपुलेशन मीन और सैंपल का मीन बराबर होगा। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एक ऐसा सैम्पलिंग जिसमें हर एक आइटम के सेलेक्ट होने का चांस इक्वल है, इक्वली लाइकली है, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा रिजल्ट क्या आ रहा है, दूसरा रिजल्ट आप देख सकते हो कि जो हमारा सैंपल है उसका स्प्रेड जो है कम है पॉपुलेशन से। ठीक है, तो उसको भी हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। मतलब सैंपल का जो मीन है उसका स्प्रेड पॉपुलेशन के मीन से क्या है, कम है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों तीसरा रिजल्ट यहाँ से क्या आ रहा है कि यदि हमारा पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो सैंपल भी क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नॉर्मल। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, पॉपुलेशन यदि हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सैम्पलिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी क्या होगा, हमारा नॉर्मल होगा। तो ये तीन रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी रिजल्ट का यूज करेंगे हम लोग आगे के कैलकुलेशन में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जरा देखते हैं जेड स्कोर के मतलब को, हम लोग जरा डेफिनेशन ऑफ जेड स्कोर को समझते हैं। जेड स्कोर क्या है, तो दोस्तों देखिए जेड स्कोर क्या है, बेसिकली ये नॉर्मलाइज स्कोर है फ्रॉम सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डाटा दैट टेल्स यू हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन योर स्कोर इज फ्रॉम द मीन। ये क्या बताता है, इट टेल्स how many standard deviation your score is from mean। देखिए आपके पास जो डाटाज होंगे उनका अपना एक मीन होगा, ठीक है, और आपका एक जेड स्कोर है, तो ये बताता है कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन दूर आपका स्कोर है आपके मीन से। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, जेड टेबल चाहिए। क्या चाहिए इसके लिए, जेड टेबल चाहिए। अब जेड टेबल को कैसे यूज करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे हम लोग रॉ स्कोर को जेड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। ये हेडिंग दे दीजिए, तो हम देखेंगे कि रॉ स्कोर को कैसे हम लोग जेड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट दिस रॉ स्कोर टू जेड स्कोर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, जेड इज इक्वल टू जेड का फॉर्मूला है दोस्तों एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पे एक्स जेड क्या है, जेड है हमारा जेड स्कोर, एक्स बार क्या है, रॉ स्कोर है। रॉ स्कोर बोले तो रॉ स्कोर का मतलब क्या हुआ, तो रॉ स्कोर बेसिकली आपका डाटा मेजरमेंट है, जो रॉ वैल्यू है। ठीक है, या आप सिंपल सी बात कहो तो मीन आप समझो। ठीक है, म्यू क्या है, सॉरी म्यू है अब आपका मीन। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे सिग्मा एक्स बार क्या है, सिग्मा एक्स बार है आपका स्टैंडर्ड एरर। तो इसे आप लोगों को फर्दर यदि सिंप्लीफाई करना चाहो तो एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला है हमारा जेड का। तो ये दो फॉर्मूला है जिससे आप लोग
जेड को कैलकुलेट कर सकते हो, जेड स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको ये प्रश्न उठता है कि जेड के वैल्यू को कैसे लोकेट करें, ठीक है। तो जेड को लोकेट करने के लिए हमें क्या, हमारे पास क्या है, एक टेबल है, ठीक है दोस्तों। वो टेबल मैं आपके सामने ला रहा हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि जेड स्कोर को कैसे टेबल में आप लोग लोकेट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये टेबल आपको दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक जेड स्कोर ले लेते हैं 2, हम ले लेते हैं एक जेड स्कोर 2। तो ये जो जेड, इस टेबल को हम लोग जेड टेबल कहते हैं, इस टेबल को क्या कहते हैं हम लोग, जेड टेबल कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड का जो कॉलम है उसमें आप नीचे आते जाइए। कहाँ तक नीचे आना है, जब तक आपको 2 दिखे नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है ना, देखिए ये 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 देखिए। अब क्या करना है, आपको राइट में स्क्रॉल करना है जब तक आपको कॉलम 2.00 नहीं दिख जाए, यानी 0.00 नहीं दिख जाए। तो आपको दिख गया ना 0.00, तो आप देखिए कॉरस्पॉन्डिंग आइटम क्या है, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0.9772, ठीक है। तो दोस्तों, आपके पास जब जेड स्कोर मिल जाए तो आप क्या कह देंगे, जेड टेबल में उसे देखेंगे। समझिए, पहले जेड स्कोर निकालना है। जेड स्कोर कैसे निकालना है, तो जेड स्कोर निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया कि जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। तो इससे आप जेड स्कोर निकाल लेंगे। आपका जेड स्कोर जब निकल जाए तो आप जेड टेबल में आ जाइए। आपके कहाँ आ जाइए, जेड टेबल में आ जाइए। और जेड टेबल में देखिए कि आपका, आपको देखने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है। तो जैसे 2 है तो 2 देखना है तो आप पहले डाउन द कॉलम आइए, ठीक है, और फिर अलोंग द रो जाइए, ठीक है। तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा। दोस्तों ये है क्या, ये 0.9772 क्या दिखा रहा है, ये 0.9772 हमारा दिखाता है एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या मिलेगा, एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए स्टेप समझिए, पहले जेड स्कोर निकालिए, फिर जेड टेबल में आइए और जेड टेबल से आप ये निकालिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एरिया कितना है। तो ये 0.9772 एरिया बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने डाटा पॉइंट का लेफ्ट का एरिया, राइट का एरिया, बिटवीन एरिया सब कुछ निकाल सकते हैं। वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि एरिया का क्या सिग्निफिकेंस है। तो दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम मान के चल रहे कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हमारा नॉर्मल है। तो मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप मान के चलो वो 100 है, ठीक है। और आपका स्टैंडर्ड एरर जो है, स्टैंडर्ड एरर यानी सिग्मा एक्स बार, ठीक है, वो दे रखा है आपको 15। आपका रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर यानी एक्स बार जो है वो दे रखा है 130। तो आप पहले क्या करोगे, ये डाटा आपको दिया गया है, पहले आप जेड स्कोर निकालोगे। स्टेप समझिए, पहला स्टेप है जेड स्कोर निकालना। कैसे निकालोगे जेड स्कोर, तो आपके पास फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। तो ये आपको मिल जाएगा 130 माइनस 100 अपॉन 15। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 2 मिल जाएगा। तो आपको जेड स्कोर मिल गया 2। अब आप जेड टेबल पे आ जाओ, ठीक है। तो जेड स्कोर 2 है, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि आपका जो मीन है, इसका मतलब ये हुआ कि मीन कितना है 130, सॉरी मीन क्या है, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्कोर है 130 का, ठीक है, 130 इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, is 2 standard deviation above the mean, above the mean। इसको मैं आपको डायग्राम से भी समझाता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, जेड टेबल पे आ जाओगे। तो जेड टेबल में आप क्या देखोगे कि 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगा वो 0.9772 मिलेगा। अभी हमने देखा था ये चीज़ को, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया है, ठीक है, आप अपने जेड स्कोर के लेफ्ट का जो एरिया है वो 0.9772 होगा। आप इस डायग्राम को देखिए, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये देखिए आप, ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा देखिए, ये हमारा मीन है 110, 100 हमारा मीन है। इसको मैं आपको और से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना के समझाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज आवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मीन कितना है बताइए, मीन कितना है इस केस में, मीन है 100, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 15 का। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 115 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 130। यही है हमारा 130, यही हमारा रॉ डाटा है। और ये कितना दूरी है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूरी है ना, इसीलिए जेड स्कोर हमारा 2 आया है। आपको समझ में आया जेड स्कोर 2 क्यों आया है, ठीक है। आप जब आप जेड स्कोर 2 आया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जेड टेबल से वैल्यू निकाले, इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब आपको ये वाला एरिया दे रहा है जिसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो ये वाला एरिया जो है पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एरिया है 0.9772। आप समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये जो 0.9772 है वो हमारे रॉ स्कोर के लेफ्ट का एरिया है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 97.72% एरिया जो है वो 130 के बिलो फॉल कर रहा है। चलिए,
एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से जिन चीज़ों को क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि आपका मीन अभी भी 100 है, मीन कितना है अभी भी 100 है। स्टैंडर्ड एरर कितना है आपका, स्टैंडर्ड एरर है दोस्तों 15, ठीक है। लेकिन रॉ स्कोर लेते हैं हम 17, यानी कि एक्स बार लेते हैं हम लोग 70। अब बताइए इस केस में जेड स्कोर कैसे निकालिएगा। जेड स्कोर फॉर्मूला एक्स बार माइनस म्यू, एक्स ये म्यू हो गया हमारा, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। एक्स बार कितना है 70 माइनस 100 अपॉन 15, ये कितना मिल जाएगा आपको, ये -2 मिल जाएगा, ठीक है। जेड जेड मिला आपको -2। अब इसका मतलब समझिए, इस -2 का क्या मतलब है। -2 का मतलब ये हुआ कि जो हमारा रॉ स्कोर है 70, 70 इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो, ध्यान दीजिएगा, बिलो मीन, ठीक है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से क्या है, कम है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, यदि मान लीजिए हमें एरिया निकालना है राइट का, ठीक है, जेड स्कोर ऑफ -2 का, तो इसको मैं आपको जेड इसमें इसमें दिखा देता हूँ, इसका इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है आपका 100, ठीक है। अब आपका एक 15 घटाइएगा तो मिलेगा आपको कितना 85, और 15 70। तो आप देख सकते हो ये 70 जो रॉ स्कोर है वो 100 जो आपका मीन है उससे पीछे है ना, बिलो है ना, ठीक है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है हमारा, यदि आपको ये वाला एरिया निकालना है, उसके राइट का एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे कि आप क्या करोगे दोस्तों, हाँ, तो आपके इसके ये वाला मान लीजिए एरिया निकालना है, ये वाला एरिया जिसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, इस एरिया को निकालने के लिए क्या करोगे, वन में से 0.9772 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो आपको सब्ट्रैक्ट 1 से क्यों किया, 1 से इसलिए किया कि टोटल एरिया जो होता है बेल कर्व का हमेशा 1 होता है, ये याद रखिएगा। ये जो बेल कर्व दिख रहा है ना आपको, इस बेल कर्व का टोटल एरिया हमेशा 1 होता है। और ये जो एरिया है हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है 0.9772, इसीलिए इस एरिया को निकालने के लिए 1 में से हम लोगों ने 0.9772 को सब्ट्रैक्ट किया, जो कि हमें मिलेगा 0.228। तो 2.28% जो पॉपुलेशन है उसका जेड स्कोर जो है 2 से कम है। तो आपको ये क्लियर हो गया, ये दो एग्जांपल से क्लियर हो गया कि ये कि कैसे हम लोग जेड स्कोर का क्या मीनिंग है, जेड टेबल से कैसे हम लोग निकालते हैं वैल्यूज, और एरिया का क्या मतलब है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे ध्यान से समझिएगा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है उसको मैं आपको एक डायग्राम से क्लियर करता हूँ दोस्तों। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में जो हम लोगों ने ब्लैक कलर से शो किया है, जो हमारा सिमेट्रिकल कर्व है, बेल शेप कर्व है, वो है हमारा सैम्पलिंग, वो क्या है दोस्तों, वो है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व, ठीक है। और जो हमारा एक आपका इसेंट्रिक कर्व दिख रहा है, ठीक है, जो कि हमारा असिमेट्रिकल कर्व है, वो हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं फिर से बता दूं, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। इस डायग्राम में देखिए, ये जो कर्व है हमारा, ये है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। ये किसका है, ये है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। और एक और कर्व जो मैंने बनाया है कुछ इस प्रकार का, ये है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा मीन है। अब ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि आपका पॉपुलेशन का शेप कैसा भी हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन कैसा भी हो, लेकिन आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होगा वो नॉर्मल होगा हमेशा। लेकिन कंडीशन क्या है, एन लार्ज होना चाहिए, एन मतलब सैंपल का साइज लार्ज होना चाहिए, ये कंडीशन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें ये कह रहा है कि आपका जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का शेप है वो कैसा भी हो मैटर नहीं करता, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का शेप नॉर्मल ही होगा यदि एन हमारा क्या है, एन हमारा क्या है, लार्ज है, एन इज क्या है, लार्ज है। तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व नॉर्मल होने के लिए क्या कंडीशन है, एन होना, एन लार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, सीएलटी का, शॉर्ट में से हम लोग सीएलटी कहते हैं। तो सीएलटी हमें क्या कहता है, पढ़िए इसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फॉर लार्ज सैंपल साइज, यदि सैंपल साइज हमारा लार्ज हो तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो होगा वो नॉर्मल होगा, एवन इफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल।
पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि सैंपल साइज हमारा लार्ज है तो हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा मीन का वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ n का मतलब क्या है, n का मतलब 30 से ज़्यादा होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि n का 30 से ज़्यादा है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हमारा नॉर्मल होगा। ठीक है, अब मैं इसे एक और डायग्राम से मैं इसे क्लियर करता हूँ दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये डायग्राम देखिए, पहला पहला जो रो है उसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा रो में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, और तीसरे रो में हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अंतर क्या है, दूसरे रो में जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सैंपल साइज 5 है, और तीसरे तीसरे रो में जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सैंपल साइज 30 है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा सैंपल का साइज बढ़ रहा है, पहले 5 था अब 30 हो गया, तो ये नॉर्मल कर्व को अप्रोच कर रहा है। तीनों केस में देखिए, तीनों के तीनों केस में फाइनल जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सैंपल का साइज जितना ज़्यादा होगा हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही नॉर्मल होगा। यही कर रहा है हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई होंगी कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या करना चाह रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से। अब दोस्तों मैं आपको फाइनल टच देता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जो चीज़ आपको क्लियर रहेंगी हमेशा, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखिए जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उससे मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, बेल शेप कर्व होता है, कुछ इस प्रकार का कर्व होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा मीन होता है, ये क्या है हमारा मीन, मीन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन के मीन को। ये हमारा है पहला स्टैंडर्ड डेविएशन 1 सिग्मा, ये हमारा है दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन 2 सिग्मा, ये हमारा है तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन 3 सिग्मा। ठीक है, 1 सिग्मा के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है, मैंने बताया था। 2 सिग्मा के लिए जेड का वैल्यू 2 होता है, और 3 सिग्मा के लिए जेड का वैल्यू 3 होता है। जेड होता ही है कि हमारा मीन से पहला स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दूरी पे है। ठीक है, उसी तरह आप यदि इस साइड आ जाओ तो इसमें इसमें हो जाएगा -1 सिग्मा, ये हो जाएगा -2 सिग्मा, और ये हो जाएगा हमारा -3 सिग्मा। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जेड इसके लिए -1 होगा, इसके लिए जेड होगा -2, इसके लिए जेड होगा -3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है वो होता है 68%, 68%। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है वो होता है हमारा 95%, और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है दोस्तों वो होता है हमारा 99.7%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिए एक और पॉइंट देखिए, ये जो एरिया है इतना दूर का एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का वो हो जाएगा 34%, ये भी हो जाएगा 34%, ये हो जाएगा 13.5%, ये भी हो जाएगा 13.5%। ठीक है, ये हो जाएगा 2.35%, ये भी हो जाएगा 2.35%, और ये हो जाता है दोस्तों 0.15%, और ये भी होता है हमारा 0.5%। अब देखिए इस डाटा को आप लोग कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ करोगे मैं आपको समझाता हूँ अगले एग्जाम्पल में। एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कैसे कैसे इस कंसेप्ट को यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल है, द एवरेज टेस्ट स्कोर इन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स विद क्लास वाज 74 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8। देखिए मीन दे रखा है 74। ठीक है, म्यू कितना है हमारा 74 है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 8 दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, म्यू है हमारा 74, स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा 8। ठीक है, और क्या दिया हुआ है देखिए, 2000 स्टूडेंट है क्लास में, आपको पूछा गया कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट स्कोर लेस देन 58। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक कैसे सॉल्व करना है इसे। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इस चार्ट को ड्रॉ कर लेना है, इस बेल कर्व को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये है हमारा बेल कर्व। ठीक है, मीन कितना है आपका 74 है, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 82, 8 जो लीजिए, फिर 90, फिर हो जाएगा 98। इधर आप माइनस माइनस में आ जाइए तो 74 - 8 कीजिएगा तो 66। ठीक है, फिर मिलेगा आपको 58, और फिर मिलेगा आपको कितना 50। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये हो जाएगा 34%, ये भी हो जाएगा आपका 34%, ये हो जाएगा 13.5%, ये भी 13.5%, ये हो जाएगा 2.35%, ये भी हो जाएगा 2.35%। ठीक है, ये हो जाएगा 0.15%। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे, क्वेश्चन को जरा पढ़िए। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट स्कोर लेस देन 58, तो यानी 58 खोजिए कहाँ पे है, तो 58 आपको मिला यहाँ पे, इसके नीचे कितना परसेंटेज स्कोर का, यानी ये वाला रीजन पूछ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा बताइए, 2.35 प्लस 0.15। ठीक है, यानी कि आप कहोगे पी एक्स इज लेस देन 658 इज इक्वल टू 2.35 प्लस 0.15%। ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2.5%। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको यदि परसेंटेज का ये एरिया पता है तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो बिना जेड टेबल का यूज किए।
ये टेबल तो यूज कर ही सकते हो, लेकिन बिना यूज किए भी आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड कर रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्कोर बिटवीन 66 एंड 82। तो 66 और 82, इसको कैसे आप डिनोट करोगे? पी एक्स ग्रेटर देन 66 लेस देन 82। तो देखिए 66 यहाँ पे है, 82 यहाँ पे है, एरिया कितना है ये वाला एरिया? ये वाला एरिया 34 + 34 यानी कि 0.68। तो प्रोबेबिलिटी कितना निकलेगा? 0.68 निकलेगा, यानी 68%। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर एटमॉस 90। तो एटमॉस 90 मतलब 90 हमारा यहाँ है, 90 एटमॉस 90 मतलब कि आपको ये पूरा एरिया पूछ रहा है। तो क्या कीजिए कि ये एरिया निकाल लीजिए, उसमें से 1 घटा दीजिए। तो 1 माइनस 2.35 प्लस 0.15, यानी 1 माइनस सॉरी ये 100 हो जाएगा, 100 माइनस 2.5 यानी कितना? 99.75। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप डायरेक्टली चार्ट का यूज करके इस टेबल का, ये बिना टेबल का, यदि आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया याद है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, वह है फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई। आइए उसे भी देख लेते हैं। तो हमारा क्या है लास्ट टॉपिक? फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। दोस्तों देखिए, हम लोग जो पॉपुलेशन डिवीजन को आइडेंटिफाई करते हैं वो फाइनाइट पॉपुलेशन पे होता है। तो ये जो फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था कि सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन, ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए वैलिड है। लेकिन यदि पॉपुलेशन हमारा फाइनाइट हो तो उस केस में एक मॉडिफिकेशन होता है फॉर्मूला में, सिग्मा बाय रूट एन तो रहता ही है, यहाँ पे रूट एन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। ठीक है, जो एन है, कैपिटल एन है, वो पॉपुलेशन साइज है, जो स्मॉल एन है वो हमारा सैंपल साइज है, ये सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद दोस्तों ये जो एन बाई कैपिटल एन है, इसे हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग फ्रैक्शन। और ये जो एन बाई कैपिटल एन है, ये यदि 0.5 से कम होगा तो हमारा ये इनफाइनाइट वाला केस हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। मैंने जितने भी थ्योरी वाले पार्ट्स है उसको मैंने कवर किए। अगले लेसन में आपके साथ कुछ एमसीक्यूज लेकर आऊँगा और साथ ही साथ कुछ केस स्टडीज़ जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से वो लेकर आऊँगा। होपफुली आपको लेसन पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को जुड़िए इस चैनल के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप किस तरह, आपके लिए मैं इस तरह का कंटेंट और भी ला सकूँ। तो दोस्तों आपको यदि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे डेली मैं क्विज कंडक्ट करता हूँ, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और दोस्तों यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।